हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग यहाँ पे बिहार का भूगोल के बारे में। बिहार का भूगोल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, हमेशा लाइफ में याद रखना, अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की अगर तैयारी करते हैं तो आपको पढ़ाई अपना जारी रखना हमेशा। ऐसा आप पढ़ाई मत कीजिए दोस्तों कि मतलब तुक्केबाजी सिर्फ रह जाए, सिर्फ दिन ब दिन आपका साल गुजरते जा रहा है, आपसे हो रहा है कुछ भी नहीं। दोस्तों ऐसा पढ़ाई करना है कि मतलब मन में लगना चाहिए। मेरा मतलब तैयारी फुल है, एकदम पेपर को फोड़ फाड़ के आना है दोस्तों। इस बार जो टक्कर होगा पेपर के साथ एकदम मुकाबले की टक्कर होना चाहिए दोस्तों। इस तरह पढ़ाई कभी भी मत करो, मतलब तुक्केबाजी, मतलब 2 घंटा पढ़े, 1 घंटा पढ़े, एक दिन पढ़े, मतलब फिर तो ऐसे टाइम वेस्ट जा रहा है। पढ़ाई करना है दोस्तों, 5 से 6 घंटा रेगुलर हो के पढ़ना है। ये मेरा गारंटी के दावे के साथ लिख लीजिए दोस्तों, आपका सफलता हासिल जरूर होगा एक दिन। और दोस्तों हमेशा आप अपने जो एम आप बनाए उस पर हमेशा फोकस रखने की कोशिश कीजिए, आपका सफलता जरूर प्राप्त होगा दोस्तों। हमेशा दोस्तों पढ़ने की कोशिश कीजिए, दिन ब दिन मेहनत कीजिए, इतना कि मतलब अगर हम 5-6 घंटा बोलते हैं तो आपको 10 घंटा पढ़ाई करने की ज़रूरत है दोस्तों। इस तरह पढ़ो दोस्तों, और मोटिवेट होकर हमेशा पढ़ो, नेगेटिव लोगों से दूर रहने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिहार का भूगोल। आप सभी को सबसे पहले नमस्कार, सलाम, दुआ, प्रणाम। यहाँ से बात करेंगे आज बिहार का भूगोल के बारे में। बिहार के भूगोल की अगर बात करें तो यहाँ पे पर्वतीय तराई का क्षेत्र, मैदानी के क्षेत्र और पठार के क्षेत्र में बात करेंगे। और पर्वतीय क्षेत्र में सबसे पहले सोमेश्वर सरेनी, रामनगर, दून और दून घाटी मैदान, उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान। जो पठार में धारवाड़ चट्टान, और सेकेंड में विंध्य चट्टान के बारे में बात करेंगे। इसमें दोस्तों बिहार का जो जितना भी भौगोलिक क्षेत्र है उसके बारे में पूर्ण जानकारी आप लोगों को यहाँ से प्राप्त होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक एक करके यहाँ से सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बिहार का क्षेत्र के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे बिहार का भूगोल के बारे में, बिहार भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है, या गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा हुआ है। कहाँ पे? बिहार जो एक गंगा नदी के क्षेत्र में बसा हुआ है। यह समृद्ध क्षेत्र या नेपाल की तराई क्षेत्र से विंध्य पहाड़ी एवं धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र तक विस्तृत मतलब फैला हुआ है। बिहार पूर्वी भारत में स्थित है। कहाँ पे? पूरब के क्षेत्र में स्थित है, जो भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित है। जो भौगोलिक रूप से जो मतलब कितने भागों में बांटा हुआ है? 3 भागों में बांटा हुआ है। कौन कौन है वो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। भौगोलिक क्षेत्र की अगर बात करें यहाँ पे, पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, पठार क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र जो पर्वत जो पहाड़ होता है। मैदानी क्षेत्र जो मैदान जो जहाँ पे मतलब खुला मैदान जो रहता है। पठार क्षेत्र जो मतलब पहाड़ से नीचा तल का जो रहता है, मतलब सपाट टाइप का रहता है लेकिन ऊंचाई पर रहता है, उसी को पठार बोला जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में हम लोग पढ़ेंगे सोमेश्वर, रामनगर, दून घाटी। और मैदान में बात करेंगे उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान। और पठार में हम लोग बात करेंगे धारवाड़ चट्टान, विंध्य चट्टान में बात करेंगे। अब बिहार का विभाजन के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे यहाँ पे। बिहार का अगर विभाजन की बात करें तो यहाँ पे बिहार का जो भौतिक विभाजन उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे यहाँ पे दोस्तों। ये भौतिक जानकारी की बात करें, सबसे पहले आप लोगों को मैप के अनुसार किस साइड में कौन सा दिशा उसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। सबसे पहले याद रखना, ऊपर जो है ऊपर में उत्तर रहता है। क्या दोस्तों? उत्तर रहता है। नीचे में दक्षिण साइड है, और इस साइड में पूर्वी क्षेत्र, और इधर पश्चिमी साइड है। अब बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, देखेंगे कौन सा नदी किस तरफ है उसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। सोमेश्वर जो सरेनी है यहाँ पे जो उत्तर दिशा में स्थित है। उत्तर मतलब उत्तर और पश्चिम में बात कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये तो हम लोग का मैप इस तरह, तो ऊपर में उत्तर रहता है, नीचे में दक्षिण, इस साइड में पूरब और इस साइड में पश्चिम रहता है। तो अगर हम बात करें तो कोसी महानंदा की अगर बात करें तो ये नदी जो है मतलब पूर्व के साइड में है, और कोसी की बात करें तो पूरब साइड में है। और जैसे दक्षिणी पठार के बारे में बात करें, मगध का मैदान, अंग जो मैदान है ये भी मतलब दक्षिणी साइड में। गंगा सोन देओब जो है ये मतलब दक्षिण और पश्चिम के साइड मतलब स्थित मतलब रहता है। और घाघरा नदी जो है पूरी तरीके से पश्चिम में, घाघरा, गंडक, तो अब गंडक नदी ये सब पश्चिम में है। और दून नदी जो है ये उत्तर में, रामनगर दून है जो उत्तरी साइड में है, ये सब स्थित है।
लोग एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले पर्वतीय तराई क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। पर्वतीय तराई क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पे बिहार के पश्चिम भाग में हिमालय पर्वत शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 932 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसका मुख्य विस्तार जो है पश्चिम चंपारण से लेकर इसे 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। कितने उपवर्गों में? 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है सोमेश्वर श्रेणी, दूसरा श्रेवनी, तीसरा संगम पर यह नेपाल एवं बिहार की सीमा निर्धारित करता है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो सोमेश्वर श्रेणी का 874 मीटर है। यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी के नाम से भी जाना जाता है। सोमेश्वर श्रेणी की अगर बात करें तो सबसे ऊंची चोटी कितना है? कौन है? सोमेश्वर श्रेणी ही पाया जाता है यहाँ पे, और इसकी ऊंचाई 874 मीटर है। रामनगर दून की अगर बात करें तो इसका विस्तार हरहरा नदी घाटी में है। इस क्षेत्र का अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। कितना है? इसका अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। अब दून घाटी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। दून घाटी की अगर बात करें तो इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी से एवं रामनगर दून के बीच। इस घाटी को हरहरा नदी की घाटी भी कहा जाता है। क्या? हरहरा नदी की घाटी भी कहा जाता है। अब मैदानी क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पे मैदानी क्षेत्र बिहार के कुल भूभाग मतलब 96% भाग मैदानी ही है। अगर बिहार में बात करें तो मैदानी भाग कितना? टोटल 96% है। इस मैदानी भाग का निर्माण गंगा उसकी सहायक नदियों की निष्पेक्ष से हुआ है। मतलब जो गंगा की सहायक नदियों से और निष्पेक्ष से हुआ है। इस नदी के मध्य से गंगा नदी बहती है। मतलब गंगा नदी की अवस्थित के आधार पर इसे 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। कितने उपवर्गों में? 2 उपवर्गों, उत्तरी और दक्षिणी। हम लोग पहले भी देखे थे। एक एक करके बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। उत्तरी, सबसे पहले उत्तरी गंगा का मैदान जो है उसके बारे में बात करेंगे। उत्तर साइड में गंगा नदी से उत्तर से नेपाल तथा इसका विस्तार है। कहाँ पे है? नेपाल जो इसका विस्तार, इसका मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर से पश्चिम की कहाँ पे है? इसका जो ढाल जो है उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। मतलब उत्तर से मतलब दक्षिण की ओर ढाल रहता है, और उत्तर से पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इस मैदानी भाग को 3 दोआबों में बांटा गया है। दोआब से तात्पर्य है कि 2 नदियों के बीच की भूमि या मैदान। दोआब का क्या तात्पर्य है? दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच की दूरी को, मतलब जो भूमि होता है या मैदान, उसी को दोआब बोला जाता है। ये सभी दोआब क्षेत्र अपने जलोढ़ मृदा एवं उर्वरता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। पहला जो मतलब दोआब जो है घाघरा गंडक दोआब, मतलब उनके बीच की जो है मतलब 2 नदियों के बीच की भूमि को या मैदान को बोला जाता है दोआब। गंडक कोसी और कोसी महानंदा। और अब यहाँ पे दूसरे सेकेंड में बात करें दक्षिणी गंगा के मैदान के बारे में बात करेंगे हम लोग। दक्षिणी गंगा की अगर बात करें तो यहाँ पे दक्षिणी गंगा के मैदान गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण की पहाड़ी क्षेत्र के मध्य गंगा का मैदान अवस्थित है। उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा है। क्या है? उत्तरी जो गंगा का मैदान है उसकी तुलना में इसका आकार छोटा है कुछ। इसका निर्माण गंगा के अतिरिक्त पठारी नदियों के निष्पेक्ष से हुआ है। किसका? जिसका निर्माण हुआ गंगा के अतिरिक्त पठारी नदियों की निष्पेक्ष से हुआ है। इसे 3 क्षेत्रों में उपवर्गों में बांटा गया है। मतलब गंगा उपवर्गों का मतलब 2 नदियों के बीच की भूमि को बोला जाता है। गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। अब यहाँ पे आगे जाके हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पठार के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? पठार के बारे में। पठार से मतलब है पठार बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र है। कहाँ पे? दक्षिण साइड में, जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र में 2 क्रम की चट्टानें अवस्थित है। तो दोस्तों झारखंड की तरफ दक्षिण साइड, अगर दोस्तों दक्षिण की साइड में जैसे बांका डिस्ट्रिक्ट है, उधर आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा पहाड़ सब है, जंगल सब, मतलब वन ज़्यादा उधर पाया जाता है बांका डिस्ट्रिक्ट में। तो अगला पॉइंट ये धारवाड़ चट्टानें और विंध्य चट्टानें। धारवाड़ चट्टानें कहाँ? मुंगेर, जमुई, नवादा, गया आदि में है, और विंध्य चट्टानें जो कैमूर और रोहतास में स्थित है।
कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौर या मन कहा जाता है। क्या? चौर या मन कहा जाता है। मतलब बिहार के उत्तरी जो मतलब उत्तर साइड के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौर या मन कहा जाता है। आप लोग सुनते होंगे मतलब चौर क्षेत्र पाया जाता है मतलब उत्तर साइड में। अगला पॉइंट है, गंगा की मैदानी बाढ़ क्षेत्र बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को दियारा प्रदेश कहा जाता है। मतलब जहाँ पे गंगा का मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाला विशेष आकृति क्षेत्र होता है, जो वहाँ पे उसको दियारा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दियारा बोला जाता है। आप लोग सुनते होंगे दोस्तों गाँव सब में भी दियारा। उत्तरी गंगा मैदान में कई मन चौर गोखुर झीलें के रूप में पाए जाते हैं। मतलब चौर जो होता है मतलब चौर मतलब पूरा बोल सकते हैं मतलब वो पानी का मतलब ढेर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिणी गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिणी की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल भी कहा जाता है। क्या मतलब गहराई वाले को टाल बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा उत्तर के मैदान बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर के लिए बाढ़ के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पे इसके बारे में हम लोग एक एक करके पॉइंट के बारे में, प्रकार, निर्माण काल, क्षेत्र, विशेषता क्या है। धारवाड़ जो चट्टान है, बिंदी चट्टान है, टर्सरी और क्वाटनरी जो चट्टान है, इसके बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले धारवाड़ का चट्टान जो है प्री कैरिबियन, इसका निर्माण काल है। क्षेत्र कहाँ पे? मुंगेर, जमुई, नवादा, गया और राजगीर आदि है इसका। और बिंदी जो चट्टान है इसका मतलब प्री कैरिबियन के द्वारा निर्माण काल है। कैमूर और रोहतास में पाया जाता है। और इसका दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र सीमेंट उद्योग चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। और प्लीस्टोसीन जो टर्सरी जो है इसका निर्माण काल है। ये क्षेत्र जो पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। ये सोमेश्वर पहाड़ी स्थित क्षेत्र सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र है। नवीन मतलब नए के रूप में पाया जाता है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट यहाँ पे क्वाटनरी, प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन जो ये इसका क्षेत्र है गंगा का मैदान। और इसका जो विशेषताएं हैं, बिहार का अधिकांश भाग मैदानी है, कृषि के लिए सबसे उपजाऊ है। अब बिहार की जलवायु के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे बिहार की जलवायु क्या है। बिहार की अगर जलवायु से बात करें तो यहाँ पे किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहा जाता है। बिहार की जलवायु उस उपोष्ण कटिबंधीय है, मानसूनी जलवायु है। किसी क्षेत्र के जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। बिहार में जलवायु को प्रभावित निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। मतलब प्रमुख कारक क्या है? इनमें से निम्नलिखित में रूप में पाया जाता है। अगर जलवायु की बात करें तो यहाँ पे देख लेते हैं जलवायु के क्षेत्र में अक्षांशीय स्थिति, उपोष्ण क्षेत्र और उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति, बंगाल की खाड़ी से दूरी और मानसून का प्रभाव इत्यादि। बिहार के उत्तर भाग एवं दक्षिणी भाग के भौगोलिक दशाओं में अंतर का कारण विभिन्न भूगोलविदताओं से बिहार की जलवायु को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। मतलब अलग अलग प्रकार से मतलब जो बिहार का जो भूगोल है उसके बारे में अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पे एक एक करके हम लोग जानेंगे। जलवायु क्षेत्र संकेत, कोपेन जो उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार का जो क्षेत्र कोपेन जलवायु है उधर का। और यहाँ पे इसको CWG जो उत्तरी बिहार में और AW जो दक्षिणी बिहार में संकेत इसका माना जाता है। त्रिवार्था जो है मतलब उत्तरी बिहार में इसको क्षेत्र है, दक्षिणी बिहार में इसको कहा जाता है। और इसका जो संकेतक है CAW और AW। और थॉर्नबेट जो उत्तरी पश्चिम के संकीर्ण क्षेत्र और शेष बिहार के क्षेत्र में थॉर्नबेट के नाम से भी जाना जाता है। जलवायु CBW CAW संकेतक इसका है। अब बिहार में सामान्य 3 ऋतुएं पाई जाती है। सामान्यतः कितने ऋतुएं पाई जाती है? 3 प्रकार के ऋतु पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है तब तापमान में वृद्धि से वायुदाब में कमी आने लगती है। मतलब वायुदाब में जो है कमी आने लगती है। या मार्च से मध्य जून के बीच स्थिति होती है। अगला पॉइंट है, इस मौसम में पश्चिमी और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें लू भी कहा जाता है। आप सभी को पता है मार्च से जून जब तेज धूप में जब मतलब हवाएं चलती है तो उसमें लू चलती है। इस मौसम में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे गर्म स्थान 47 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? टोटल 47 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला पॉइंट, मानसून आने के पूर्व में बंगाल की खाड़ी से आने वाले
उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है, जिसे नार्वेस्टर या काल बैसाखी कहता है। अगला पॉइंट है यहाँ पे वर्षा ऋतु, जो जून से अक्टूबर मध्य के बीच के समय के बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में मनाया जाता है। मतलब वर्षा ऋतु कब से लेकर जून से लेकर अक्टूबर तक चलता है। और अगला पॉइंट है बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में हो जाता है। मतलब मानसून जो आता है कब आता है, जून में आ जाता है। बिहार में जुलाई एवं अगस्त में अधिक वर्षा होती है। कब सबसे ज़्यादा, जुलाई और अगस्त में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होता है 205 सेंटीमीटर जिले में, तथा सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में 101 सेंटीमीटर जिले में होती है। अगला पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पे बिहार में दक्षिणी पश्चिमी मानसून बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में उत्तरी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है, और जिसके कारण उत्तर बिहार बाढ़ से तथा दक्षिण बिहार का कुछ भाग सूखा से प्रभावित रह जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं शीत ऋतु के बारे में। इस काल का मध्य अक्टूबर से फरवरी माह तक रहता है। मतलब अक्टूबर से मतलब आपका मतलब ठंडी का मौसम स्टार्ट हो जाता है। मानसून लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु आरंभ हो जाता है। मानसून लौटते ही शीत ऋतु का स्टार्ट हो जाता है। बिहार में दिसंबर एवं जनवरी माह सर्वाधिक ठंडक वाला होता है। सर्वाधिक ठंडा जिला गया होता है। सबसे ज़्यादा ठंडा कौन सा जिला होता है, गया। और सबसे ज़्यादा गर्म जिला भी गया ही होता है। अगला पॉइंट है दिसंबर जनवरी माह के भूमध्य सागर से आने वाली शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी एवं मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है। यह वर्षा रबी फसल के लिए लाभदायक होता है। अगला पॉइंट है अत्यधिक ठंड बिहार में रबी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक है। अब बिहार में कृषि जलवायु के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे एक एक करके। कृषि के बारे में बात करें तो यहाँ पे बिहार में कृषि की दशाएं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। दक्षिणी बिहार के तीसरे वर्ग को 2 उप वर्गों में विभाजित किया गया है। अब यहाँ पे बिहार का जो कृषि जो मतलब जलवायु क्षेत्र है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे एक एक करके बात करेंगे। यहाँ पे आप लोग मतलब देख सकते हैं दोस्तों। मतलब अगर हम लोग उत्तर साइड में बात करें तो यहाँ पे नेपाल है हम लोग को उत्तर साइड में, और दक्षिण साइड में बात करें तो दक्षिण साइड है, दक्षिण में झारखंड है। और पश्चिम की अगर बात करें, पश्चिम में हम लोग का उत्तर प्रदेश है, और पूर्व की बात करें तो पूर्व में पश्चिम बंगाल है। आप सभी को पता है पूर्व के साइड में पश्चिम बंगाल पाया जाता है। अगर जॉन फर्स्ट जॉन सेकेंड के बारे में बात करें तो बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र जो है इसके बारे आप लोग यहाँ से इस मैप के द्वारा देख सकते हैं। मतलब किस साइड में हम लोग का मतलब डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में जान सकते हैं। मतलब जो पूर्व में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, और उत्तर में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, और पश्चिम में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, झारखंड में कौन सा मतलब दक्षिण के साइड में कौन सा डिस्ट्रिक्ट पाया जाता है। इसके बारे में आप भी यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मतलब ऊपर में आपको ध्यान रखना, ऊपर में उत्तर रहता है, नीचे में दक्षिण रहता है। जो मतलब दाएं साइड है उधर पूर्व रहता है, और बाएं साइड जो है वो पश्चिम साइड रहता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जाके बात करेंगे। यहाँ पे क्रमांक संख्या जॉन फर्स्ट कितने जिले और जिलों का नाम क्या क्या है। अगर जॉन फर्स्ट के बारे में बात करें तो फर्स्ट में 13 जिला तो टोटल। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, जो ये सब है जो जॉन फर्स्ट के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे सेकेंड में देखते हैं जॉन 2 में कौन कौन मतलब 8 जिला आता है। कितना कुल? सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा, ये टोटल 8 जिले। जॉन थर्ड ए में 6 जिला आता है। भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, जो लखीसराय है। जॉन थर्ड बी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसमें भी टोटल 11 जिला आता है। बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा, ये सभी जो मतलब टोटल जॉन 3B में अंतर्गत आता है। यहाँ पे एक एक करके बात करेंगे जलवायु के बारे में।
विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र के विशेषताओं को निम्नलिखित सारणी में देखा जा सकता है। कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करें, जोन 1 मतलब उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में औसत वर्षा 104 से 145 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ खादर मिट्टी की प्रधानता होती है। मुख्य फसलें यहाँ का क्या है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में गन्ना हो गया, धान हो गया, गेहूँ हो गया, अरहर और मक्का हो गया। जोन 2 की अगर बात करें तो यहाँ पे इस क्षेत्र में जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, कहाँ पे, उत्तर और पूर्वी के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में औसत वर्षा 120 से लेकर 140 सेंटीमीटर तक होता है। और मुख्य फसलें यहाँ का है क्या, मतलब उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जूट, धान, चाय और मक्का जो इस क्षेत्र का जो मुख्य फसलें के रूप में पाया जाता है। जोन 3 के बारे में बात करें, दक्षिणी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में औसत वर्षा 95 से लेकर 115 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ बांगर मिट्टी की प्रधानता सबसे ज़्यादा है। मुख्य फसल क्या है, गेहूँ, दाल, अरहर, चना सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में उपजाऊ होता है। अब बिहार का अपवाह तंत्र क्या है, बिहार का अगर अपवाह तंत्र के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे, बिहार की नदियाँ, अपवाह तंत्र, बिहार की नदियाँ। बिहार अपवाह तंत्र के दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ नदियाँ एवं उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल मतलब है। यहाँ पे अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, हिमालय की नदियाँ और पठारी नदियाँ। इसके बारे में बात करेंगे। हिमालय नदियों और पठारी नदियों की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग हिमालय नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। ये सदानारी वर्ष भर जल प्रभावी वाली नदियाँ हैं। ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होती है, मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर प्रभावित होता है। ये नदियाँ पूर्ववर्ती होती है और ये नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती है। ये नदियाँ बाल्य अवस्था में है। ये मार्ग परिवर्तन एवं गोखुर झील बनाने वाली नदियाँ हैं। अत्यधिक जल संग्रह का कारण कबाड़ बनती है। ये गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती आदि है, जो मतलब ये सब किस क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों, उत्तर मतलब उत्तर से क्षेत्र में पाया जाता है। अब यहाँ पे पठारी नदियों की अगर बात करें तो ये वर्षा आधारित नदियाँ हैं। पठारी नदियों का ये वर्षा आधारित नदियाँ मतलब वर्षा से आधारित है। ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होता है। ये नदियाँ अनुवर्ती होता है। ये नदियाँ डेल्टा बनाती है। ये नदियाँ प्रॉप अवस्था में होता है। ये सीधी गमन करने वाली नदियाँ होती है। बाढ़ की कम संभावना होती है। और सोन इसका जो मतलब मुख्य नदी है, सोन, पुनपुन, फाल्गु और अजय आदि जो पठारी नदियों का मुख्य कारण है। अब बिहार की नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक एक करके थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करें, कहाँ से ये नदी निकलती है उसके बारे में बात करेंगे। अगर बिहार की नदियों की अगर बात करें तो यहाँ से दोस्तों ये मतलब जो ये गंगा निकलती है, यहाँ से ये गंगा नदी है। क्या ये जो है यहाँ से आप देख सकते हैं ये गंगा नदी है। अब देखते हैं ये मतलब गंगा जो नदी है इसका मतलब विस्तार क्षेत्र कहाँ किस क्षेत्र से किस ओर होता है, आपको सभी को पता है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, पश्चिम से लेकर पूर्व तक। अब यहाँ पे इसमें कौन सा नदी, अब इसमें सबसे पहले आप लोग को डायरेक्शन पता होना चाहिए। इस तरह डायरेक्शन होता है, इधर पूर्व साइड हो गया और इस साइड में पश्चिम साइड होगा, ऊपर में उत्तर साइड और नीचे में दक्षिण साइड। अब हम लोग यहाँ पे ऊपर वाला जो भाग है यहाँ पे जितना भी उत्तर साइड है और नीचे वाला जितना भी भाग है दक्षिण साइड है। जो दक्षिण से मतलब कौन कौन नदी मतलब गंगा नदी में मिलती है, मतलब गंगा नदी में मिलकर फिर यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे इसका निर्माण करता है। ऊपर के अगर बात करेंगे यहाँ पे उत्तर साइड से यहाँ से घाघरा हो गया, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, बागमती हो गया, कमला हुआ, कोसी हो गया, मोची हुआ, महानंदा, ये सभी जो नदी है ऊपर उत्तर साइड से मतलब यहाँ पे मिलती है गंगा नदी में। अगर नीचे से अगर दक्षिण साइड से अगर बात करें तो यहाँ पे कर्मनसा हो गया, सोन नदी हो गया, पुनपुन नदी हो गया, निरंजना हो गया, फाल्गु हो गया, मोहन हो गया, क्यूल हो गया, ये सब नदी जो गंगा दक्षिण साइड में से प्रभावित होती है गंगा नदी में मिलती है। यहाँ से देख सकते हैं इसका विस्तार दोस्तों गंगा नदी का। आपको यहाँ से आप मैप बना सकते हैं, मैप बना के मतलब आप यहाँ से याद भी रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं यहाँ से दोस्तों। चलिए यहाँ पे हम लोग अगला पॉइंट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, नदी उद्गम, संगम, मुहाना और बिहार की लंबाई। गंगा नदी की जो गंगोत्री उत्तराखंड और बंगाल की खाड़ी 445 किलोमीटर है इसकी लंबाई, किसका, गंगा का। और घाघरा जो उद्गम कहाँ पे, तिब्बत
में होता है। और जो ये गंगा संगम किसका है, गंगा का सारण में होता है। 83 किलोमीटर टोटल है। अगर गंडक नदी की बात करें तो उद्गम कहाँ, नेपाल में। कहाँ पे, नेपाल में। और इसका जो संगम मोहना है गंगा, जो सोनपुर में पाया जाता है। कहाँ पे, मतलब मुँह कहाँ पे मिलती है, सोनपुर में। तो 60 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अब बूढ़ी गंडक की बात करें तो यहाँ पे सोमेश्वर पहाड़ी उद्गम होता है, सोमेश्वर पहाड़ी से। और इसका मुहाना क्या है, गंगा नदी में मतलब मिलता है ये खगड़िया में। 320 किलोमीटर इसकी लंबाई बूढ़ी गंडक का। अगर बागमती के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे बागमती महाभारत श्रेणी नेपाल में। और इसका जो मतलब मुहाना है कोसी नदी है। क्या है, कोसी नदी। टोटल इसकी लंबाई 394 किलोमीटर है। कमला की अगर बात करें तो महाभारत श्रेणी जो नेपाल में स्थित है। इसका मतलब क्या, उद्गम जो होता है दोस्तों यहाँ से, कहाँ से, नेपाल से होता है। और जो इसका मतलब मोहाना जो कहाँ मिलता है, गंगा में, कुर्सेला जो कटिहार में इसका जो मिलता है। इसका टोटल लंबाई 260 किलोमीटर है। अब महानंदा की अगर बात करें तो यहाँ पे महानंदा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से मतलब ये जो उद्गम होता है। और गंगा मालदा में जो मतलब मिलता है। कर्मनासा जो विंध्य पहाड़ी से मतलब जो उद्गम होता है। और गंगा चौसा में ये इसको मोहाना पर मिल जाती है। सोन नदी की अगर बात करें तो अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से जो उद्गम होता है। और गंगा दानापुर में ये फिर से मतलब पुनः मिल जाती है। पुनपुन की अगर बात करें, पुनपुन नदी मतलब दक्षिण साइड में, आप सभी को पता है दोस्तों, झारखंड में है। और पलामू गंगा फतुआ में इसका मतलब शामिल होता है। पलमू निरंजना की अगर बात करें, छोटा नागपुर से जो ये मतलब उद्गम होता है, मतलब निकलता है। और पुनपुन नदी के साथ गंगा में मिल जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे अजय के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ जमुई जो उद्गम होता है गंगा मतलब पश्चिम साइड में, पश्चिमी से क्षेत्र में जाके ये मिल जाती है मोहाने पे। क्यूल की अगर बात करें, हजारीबाग जो झारखंड में स्थित है, मतलब ये दक्षिण साइड में स्थित है। गंगा लखीसराय में जो फिर से मिल जाती है। और सकरी छोटा नागपुर का पठार जो है क्यूल नदी के साथ गंगा में फिर से मिल जाती है। अब यहाँ पे गंगा नदी के बारे में एक एक करके सबसे पहले जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। गंगा नदी की अगर बात करें तो गंगा नदी उत्तराखंड की गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई 225 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर टोटल। देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा का नाम से भी जाना जाता है। किसके नदी से, गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी बिहार के सबसे प्रमुख नदी एवं प्रभाव तंत्र का आधार माना जाता है। बिहार में सबसे प्रमुख नदी गंगा नदी को ही माना जाता है। अब यहाँ पे गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है। कहाँ पे, चौसा नदी मतलब चौसा के समीप प्रवेश करती है। और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती है। बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इस दौरान गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से गुजरती है। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में सबसे ज़्यादा है। और गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि नदियाँ बिहार में गंगा से निकलती है। जबकि महानंदा, अजय बिहार से बाहर गंगा में मिलती है। बिहार से बाहर मतलब बिहार से अगर बाहर मिल जाता है तब ये गंगा में मिलती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी कहा जाता है और अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब घाघरा नदी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे घाघरा नदी यह मानस सरोवर तिब्बत के पास से निकलती है। कहाँ से, मानस सरोवर तिब्बत के पास से निकलते हैं। बिहार के सीमाओं में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है, घाघरा नदी सारण में मिलता है। मतलब निकलती कहाँ से, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में मिल जाती है। सीवान से निकलती है। अन्य नाम सरयू, मैदानी भाग में घोघरा, करनाली नेपाल में आदि। इसकी सहायक नदियों राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी, सेती आदि सब इसकी सहायक नदियां हैं। अब यहाँ पे गंडक नदी के बारे में जान लेते हैं। गंडक नदी के बारे में, गंडक नदी जो है नारायणी मैदानी भाग में सप्त गंडकी शालिग्रामी नेपाल नाम से भी जाना जाता है। गंडक का मुख्य शाखा
धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणी के पार करते समय गौरज बनाती है और बिहार में भैंसा लोटन पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन है? काली गंडक, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक आदि सब इसकी जो है सहायक नदी है। इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों का शिलाग्राम कहा जाता है। अब यहाँ पे बूढ़ी गंडक नदी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सोमेश्वर शहर की पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिले में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिल जाता है। मतलब खगड़िया में मिलता है। कहाँ से निकलता है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहते हुए अंत में कहाँ पे मिलता है? ये जो खगड़िया जिले में मिलता है। इसका अन्य नाम सिकरहाना ऊपरी भाग में है और इसकी सहायक नदियाँ मसान, बालोर, तियूर, धनौती आदि इसके सहायक नदी है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बागमती नदी के बारे में। बागमती नदी की अगर बात करें तो यहाँ पे यह नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है। यह बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है तथा अंत में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कहाँ पे? गंगा नदी में विलीन मतलब मिल जाती, समा जाता है। पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। कहाँ पे? पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन है? लाल बक्या, लखनन देई, मनोहरा, अधवारा, विष्णुमती आदि इसकी जो है सहायक नदियाँ हैं। अब ये नेपाल में इस नदी के तट पर स्थित है। काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर पर स्थित है। अब यहाँ पे कोसी नदी के बारे में बात करेंगे हम लोग। कोसी नदी की अगर बात करें तो यह नेपाल के उत्तर पूर्व में, कहाँ पे? उत्तर और पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। कहाँ पे? गोसाई स्थान से। इसी नेपाल में सप्तकौशिकी कहा जाता है, क्योंकि यह 7 धाराओं के मिलने से बनती है। अगला पॉइंट है, यह कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है। कहाँ पे? बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करते हैं तथा कुर्सेला में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। मतलब समा जाती, विलीन का मतलब होता है। अगला पॉइंट यहाँ पे, कोसी नदी अपनी मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए बहुत ही कुख्यात है। मतलब बहुत ही हमेशा दोस्तों आप लोग जानते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ कोसी नदी के कारण ही सबसे ज़्यादा बिहार में बाढ़ आता है। इस क्षेत्र में उत्तर साइड में सबसे ज़्यादा, इसलिए इसे बिहार का शोक भी नदी कहा जाता है। बिहार का अभिशाप नदी के नाम से भी जाता है। मतलब कोसी नदी के कारण दोस्तों इतना मजदूर लोग, गरीब लोग बहुत ही परेशानी झेलना पड़ता है दोस्तों। क्यों? आप सोच सकते हैं दोस्तों, अगर किसी क्षेत्र में अगर बाढ़ आए, आपका घर हमेशा हर साल उजड़ते रहे, वहाँ का शिक्षा व्यवस्था कैसा रहा होगा। आप कह सकते हैं कि वहाँ का क्षेत्र कितना दयनीय रहता होगा। इसके ऊपर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। इस कोसी नदी के कुछ करना चाहिए। ऐसे तो ये तो आपदा है दोस्तों, प्राकृतिक चीज़ है। इसकी सहायक नदियाँ अरुण, तामोर, लिखू, दूधकोसी, तमाकोसी, इंद्रावती, सुनकोसी आदि सब इसकी सहायक नदियाँ। अब यहाँ पे महानंदा नदी के बारे में बात करेंगे। अगर महानंदा नदी के बारे में बात करें तो यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार होते हुए मालदा, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से मिलती है। और इसका अगला पॉइंट है, यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। क्या है ये? उत्तर बिहार की सबसे पूर्व के क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी सहायक नदी है पैनोर, नागर, बालासर और मेची जो है इसका महानंदा नदी का जो सहायक नदी है। अब यहाँ पे कर्मनाशा की अगर बात करें तो यहाँ पे कर्मनाशा की इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है और यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करते हुए चौसा बक्सर में गंगा नदी से मिलती है। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। जो कर्मनाशा नदी है, जो ये दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। दक्षिण बिहार की पश्चिमी नदी है। कर्मनाशा नदी का अपवित्र नदी भी माना जाता है। अपवित्र नदी के भी नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे सोन नदी के बारे में बात करेंगे। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल क्षेत्र श्रेणी से निकलती है। यह रोहतास बिहार एवं गढ़वा जिले झारखंड के बीच से बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास तथा भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर, दानापुर में गंगा नदी
से मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है दोस्तों? ये दानापुर स्थित में मिलती है। चलिए यहाँ पे हम लोग आगे कुछ अभी भी पॉइंट बाकी है उसके बारे में जान लेते हैं। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन है? रिहंद, कन्हार, उत्तरी कोयल। सोन नदी पर डेहरी बांध रोहतास, इंद्रपुरी बैराज रोहतास में, बानासागर बांध मध्य प्रदेश स्थित। सोन नदी पर बने नहरों ने रोहतास भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र का बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र बनाया। इसी के कारण चावल उत्पादक क्षेत्र भी बनाया। अब यहाँ पे पुनपुन नदी के बारे में बात करेंगे। पुनपुन नदी की अगर बात करें तो यह झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कहाँ पे? झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा बिहार में औरंगाबाद जहाना होते हुए फतुआ में गंगा नदी में मिलती है। कहाँ पे? फतुआ में मिलती है। इसकी सहायक नदी कौन कौन है? मोरहर, मादर, धरदा और अदी इसकी सहायक नदी है। किसका? पुनपुन नदी की। यह दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट यहाँ फाल्गु नदी के बारे में बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे फाल्गु नदी के बारे में, यह हजारीबाग के पठार से निकलती है। लीलाजन, निरंजना तथा मोहना नदियों के मिलने से बनती है और अंततः गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है। कहाँ पे? पुनपुन नदी में मिल जाती है, जो गंगा की उपनदी है। जो मतलब गंगा का जो पुनपुन नदी जो है गंगा की उपनदी के नाम से भी जाना जाता है। गया में अगला पॉइंट है, गया में फाल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है, जहाँ पितृ पक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थकारी आते हैं। फाल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी डैम बनाया गया है। अगला पॉइंट है, फाल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे? मतलब फाल्गु नदी के ही किनारे दोस्तों गौतम बुद्ध को मतलब प्राप्त हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन कौन से शहर बिहार में स्थित है। बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर, शहर नदी। शहर के बारे में बात कर ले। शहर जो है मतलब पटना शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है। मोकामा गंगा नदी के किनारे स्थित है। और मुंगेर गंगा नदी, भागलपुर जो गंगा नदी, ये सभी जो डिस्ट्रिक्ट है मतलब ये मतलब गंगा नदी के किनारे ही स्थित है। सोनपुर की अगर बात करें तो गंडक नदी के किनारे, मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे, खगड़िया बूढ़ी गंडक नदी के किनारे और समस्तीपुर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ पे भागलपुर नदी के बारे में बात कर ले। गंगा नदी के किनारे मतलब समस्तीपुर बूढ़ी गंडक और बक्सर गंगा नदी, छपरा घाघरा नदी और हाजीपुर गंडक नदी, दरभंगा बागमती नदी के किनारे और गया फाल्गु नदी के किनारे, और फतुआ जो है पुनपुन नदी के किनारे स्थित है। ये सभी जिला स्थित है। अब यहाँ पे बात करेंगे बिहार की नदियों की घाटी बात करेंगे। बिहार की नदी घाटी की परियोजना क्या है? जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया। इन परियोजनाओं में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि को लक्षित किया गया है। इसका मतलब बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना क्या क्या है? सोन नदी, गंडक नदी और कोसी नदी। अब इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है इसके बारे में एक एक करके हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी। सबसे पहले यहाँ पे सोन नदी के बारे में बात कर लेंगे हम लोग। सोन नदी पॉइंट है यहाँ पे। सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में डेहरी रोहतास में किया गया था। यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है। मतलब सबसे पुरानी नदी और प्रथम नदी घाटी कौन सा है? सोन बहुउद्देशीय परियोजना। डेहरी में बारोन के पास सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरें दोनों किनारों से निकाली गई। 2 नहरें दोनों किनारों से निकाली गई। पूर्वी सोन नहर जो इस नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक सिंचाई की जाती थी। पूर्वी सोन नहर से मतलब सिंचाई मतलब पानी पटाने का काम आता था, जो कि कृषि क्षेत्र में बहुत ही हेल्पफुल होता है। पश्चिमी सोन नहर की अगर बात करें तो ये इस नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। मतलब पानी पटाने का कार्य होता है, मतलब खेती में के समय में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलता है। अगला पॉइंट, सोन नहर में 2 जल विद्युत केंद्र, डेहरी जल विद्युत केंद्र 6.6 मेगावाट तथा
बारून जल विद्युत केंद्र 3.3 मेगावाट स्थापित किया गया। अब यहाँ पे सोन के बाद गंडक के बारे में बात करेंगे। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? गंडक परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश एवं नेपाल को मिलता है। गंडक परियोजना के लिए 1959 ईस्वी में नेपाल के साथ समझौता हुआ था। किसके साथ? नेपाल के साथ समझौता हुआ था। इस परियोजना का कार्य 1960 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कब? 1960 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। किसके साथ समझौता हुआ था? नेपाल के साथ समझौता हुआ था। इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसालोटन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया। कहाँ पे? भैंसालोटन जो गंडक नदी पर बांध का निर्माण कराया गया। अगला पॉइंट यहाँ पे, यह बराज बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। और अगला पॉइंट है, गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर से नहर निकाली गई। और पूर्वी गंडक नहर और पश्चिमी गंडक नहर जो निकाली गई थी। कहाँ से? गंडक परियोजना जलाशय से। यहाँ पे अगला पॉइंट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे पूर्वी नहर 3 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 3 भागों में विभक्त है, जिसे तिरहुत, त्रिवेणी और दोन नहर के नाम से भी जाना जाता है। तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। मतलब इन सभी जिलों में मतलब इसको सिंचाई किया जाता है। पश्चिमी नहर की अगर बात करें तो नेपाल से होकर निकलती है। नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इनसे निकलने वाले सहायक नहरों से उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, देवरिया एवं बिहार में सिवान, सारण में सिंचाई की जाती है। मतलब पानी पटाने का कार्य किया जाता है। यहाँ पे अगला पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट का जलवायु विद्युत केंद्र स्थापित है। इसी प्रकार विद्युत का केंद्र पश्चिमी नहर पर भी बना है। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बात कर लेंगे। यहाँ पे कोसी की अगर बात करें तो कोसी परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी। यह परियोजना 1954 ईस्वी में लागू हुआ था और इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण कराया गया। यह परियोजना 1965 ईस्वी में पूर्ण रूप से तैयार हो गया। मतलब पूरी तरह से तैयार कर दिया गया। अगला पॉइंट है, कोसी नदी पर निर्मित जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण किया गया था। पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर। पूर्वी कोसी नहर में इससे अररिया, सुपौल, पूर्णिया आदि में सिंचाई होता था और पश्चिमी कोसी नहर से मतलब इससे दरभंगा, मधुबनी, सुपौल और बेगूसराय आदि इससे सिंचाई मतलब पानी पटाने के कार्य हुआ करता था। अब यहाँ पे जलप्रपात क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। जलप्रपात के बारे में जलप्रपात क्या है? जब नदी की ढाल में अकस्मात परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। जलप्रपात किसको बोला जाता है दोस्तों? जब मतलब परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से मतलब तीव्र गति से पहाड़ से नीचे गिरती है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। अब जलप्रपात जो बिहार में प्रमुख जलप्रपात कहाँ कहाँ स्थित है उसके बारे में एक एक करके हम लोग बात करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। जलप्रपात और जिला। ककोलत जलप्रपात नवादा जिला में, दुर्गावती जलप्रपात रोहतास और सबसे ऊंचा ये जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। कर्मनासा जलप्रपात जो है बक्सर में है और धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास में है। मानसर कुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास में। सियारन कुंड जलप्रपात भोजपुर में स्थित है। और यहाँ पे जियार कुंड जो जलप्रपात है भोजपुर में स्थित है और तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में स्थित है। अब यहाँ पे जाके हम लोग नीचे बात करेंगे। अब बिहार की प्रमुख झील के बारे में बात कर रहे हैं लेंगे एक एक करके। बिहार की प्रमुख झील कौन कौन सा है? बिहार की प्रमुख झील और जिला। कांवर झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय में। गोगाबिल झील जो घोगा झील नाम से जाना जाता है कटिहार में स्थित है। कुशेश्वर झील जो है दरभंगा में स्थित है। घोड़ा कटोरा झील राजगीर नालंदा में स्थित है। अनुपम झील कैमूर में स्थित है और सिमरी झील सहरसा में स्थित है। जगतपुर झील भागलपुर में स्थित है, आप सभी को पता है दोस्तों। और यहाँ पे
मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में स्थित है, और सरैया मन बेतिया पश्चिमी चंपारण में स्थित है। और पिपरावन जो मोतिहारी चंपारण में स्थित है। अब बिहार की प्रमुख नहरें कौन कौन सा है, नहर, नदी और लवहांकी क्षेत्र क्या क्या है, एक एक करके बात करेंगे हम लोग यहाँ पे नहर के बारे में। बिहार के प्रमुख नहरें क्या है, नहर, नदी, लवहांकी क्षेत्र, त्रिवेणी जो नहर जो है गंडक नदी जो है इसका लवहांकित, और तिरहुत, दोन जो गंडक है, ये सब पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। अब मुजफ्फरपुर, वैशाली लवहांकी क्षेत्र, इससे मतलब लाभ मतलब प्राप्त होता है नहर और नदी। अब यहाँ पे पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी और राजपुर, और पूर्वी सोन जो कोसी और कोसी सोन जो है मतलब नदी है। अररिया और सुपौल, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय, मतलब इन सभी जिलों में मतलब हेल्पफुल होता है इसके द्वारा। औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया, अरवल। अब यहाँ पे पश्चिमी सोन की अगर बात करें, सोन रोहतास, भोजपुर, कैमूर, बक्सर में स्थित है। अब यहाँ पे बिहार के प्रमुख गर्म जलकुंड के बारे में बात करेंगे। जलकुंड, गर्म जलकुंड जो है कहाँ कहाँ स्थित है, इसके बारे में बात करेंगे एक एक करके। गर्म जलकुंड कहाँ कहाँ स्थित है, सबसे पहले बात करेंगे बिहार के प्रमुख गर्म जलकुंड अवस्थित और जलकुंड कहाँ। राजगीर में अवस्थित कौन कौन गर्म जलकुंड है, ब्रह्मकुंड बिहार के सबसे गर्म जलकुंड है, सप्तधारा, मखदम कुंड, गोमुख कुंड और सूर्य कुंड और नानक कुंड, मतलब ये सभी जो है राजगीर में स्थित है। अब मुंगेर में कौन कौन सा जलकुंड स्थित है देख सकते हैं दोस्तों, लक्ष्मण कुंड और रामेश्वर कुंड, जन्म कुंड, श्रृंगार और ऋषि कुंड, पंचतर कुंड और सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीम बांध और भरारी कुंड, ये सभी मुंगेर में जलकुंड मतलब गर्म मतलब जो जितने भी है जलकुंड के नाम से भी जाना जाता है। गया में अग्नि कुंड के सिर्फ एक मात्र है। अब बिहार में मिट्टी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर बिहार की मिट्टी का अगर बात करें तो यहाँ दोस्तों, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर फैले मोटे, माध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अपकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा मिट्टी कहते हैं। मिश्रित कणों को मृदा मिट्टी कहते हैं। मृदा के निर्माण, जो मिट्टी का निर्माण होता है चट्टानों के टूटने, फूटने तथा इसमें भौतिक रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। मृदा के निर्माण स्थलकृति, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, प्रकृति, वनस्पति आदि के मुख्य भूमिका से होता है। अब मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान मतलब पेडोलॉजी भी कहा जाता है। विश्व का मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर पूछे क्वेश्चन में विश्व को मृदा दिवस कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। बिहार एक मैदानी राज्य है जहां लगभग 90% क्षेत्र में जलोढ़, अपोड़, कछाड़ी मिट्टी भी पाया जाता है। अब बिहार में मिट्टी को उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार में निम्नलिखित रूप से विभाजित किया जाता है। इसी के बारे में बात करेंगे, दक्षिणी बिहार और उत्तर बिहार। उत्तर बिहार की अगर बात करें तो, और दक्षिण बिहार की बात करें तो, उत्तर के बारे में सबसे पहले बात कर लें। पर्वतीय पादिया मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, बांगर मिट्टी जिसके नाम से जाना जाता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी, खादर मिट्टी के भी नाम से भी जाना जाता है, टाल मिट्टी जो दक्षिणी बिहार की मिट्टी के नाम से में जाना जाता है, कगारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, कैराल, केवाल और मिट्टी के नाम से आप लोग जानते हैं। केवाल मिट्टी गाँव सब में होता है दोस्तों। लाल पीली पत्थर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे उत्तर बिहार की मिट्टी के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा एवं उसकी सहायक नदियों से हुआ। उत्तर बिहार की मिट्टी 4 उपवर्गों में बांटा गया। कितने उपवर्गों में? 4 उपवर्गों में। उसके बारे में एक एक करके हम लोग बात करेंगे कौन कौन है। उसमें से सबसे पहले फर्स्ट है पर्वतीय मिट्टी। यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिम भाग के सोमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा अधिक नमी पाई जाती है और यह अधिक उपजाऊ होती है। यह मृदा मुख्य रूप से धान एवं गन्ने की खेती के लिए अनुकूलन सबसे ज़्यादा होता है। कौन होता है? धान और गन्ने के लिए पर्वतीय पादीय मिट्टी, जो धान और गन्ने के लिए। अब यहाँ पे तराई मिट्टी के बारे में बात करेंगे। तराई मिट्टी क्या होता है? इस मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तरी सीमा पर पश्चिम में चंपारण से लेकर
पूर्व में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकड़ और रेत की मात्रा भी अधिक पाई जाती है तथा कई जगहों में दलदली भूमि का भी विकास हुआ है तराई मिट्टी में। और यहाँ पे यह मिट्टी हल्के भूरे या पीले रंग का होता है। यह मिट्टी धान, पटसन और गन्ने की खेती के लिए बहुत ही अनुकूल होती है। कौन सा मिट्टी? तराई मिट्टी। थर्ड पॉइंट जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना है तो उसके बारे में बात करते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो बांगर मिट्टी की भी नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है, उसको तब वहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी तब मतलब उत्पत्ति होता है। इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः घाघरा, गंडक, दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में है। इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्र में भी होता है। अगला पॉइंट है यह मृदा में चूना और पोटाश की अधिकता होती है तथा फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी होती है। इसकी प्रकृति क्षारीय होता है। इसमें मुख्य रूप से धान, गेहूँ, मक्का, तंबाकू, गन्ना उगाए जाते हैं। अब यहाँ पे नवीन जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लगाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है। अगला पॉइंट इस मिट्टी का विस्तार गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी महानंदा की निचली घाटी में है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें, इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है तथा इसमें बालू एवं चीका की प्रधानता होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है और यह मिट्टी अत्यधिक उर्वर होता है जिसमें पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूँ, जूट, मक्का आदि पैदावार अच्छी से होता है। अब दक्षिणी बिहार की मिट्टी के बारे में बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे दक्षिणी बिहार की मिट्टी, दक्षिण बिहार के अगर मिट्टी की विस्तार गंगा नदी तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य है। मिट्टी की संरचना के आधार पर दक्षिण बिहार की मिट्टी को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। सबसे पहले एक एक करके हम लोग बात करेंगे, वो 4 भाग कौन कौन सा उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले टाल मिट्टी है। यह टाल मिट्टी जो निम्न भूमि का क्षेत्र होता है, जो वर्षा ऋतु में जल प्लावित रहता है। टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी तट पर बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में है। कहाँ पे? बक्सर से लेकर भागलपुर तक टाल मिट्टी। यह मिट्टी मोटे कणों वाली धूसर रंग की एवं भारी मिट्टी होती है। यह मिट्टी में रबी फसलें अच्छी होती है। यह क्षेत्र दलहन उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ पे कगारी मिट्टी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर कगारी मिट्टी की अगर बात करें तो यह गंगा नदी के दक्षिण तट पर मतलब दक्षिण साइड में एवं सोन, फाल्गु, पुनपुन, क्यूल नदियों के किनारे पर इस मिट्टी का विस्तार होता है। इसकी उर्वरा शक्ति का कुछ कमज़ोर होता है। अगला पॉइंट है यह मिट्टी मोटे अनाज एवं सब्जी के उत्पादन के लिए जानी जाती है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, सरसों, मिर्च आदि इस मिट्टी में कगारी मिट्टी में उपजाया जाता है। अब यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात करेंगे। पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो करैल केवाल के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, बिहार